क्या है ये PAKDA, जिसका पूरा नाम है पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। रशिया के लेजेंडरी टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया जा रहा एक नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। साफ शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा हवाई जहाज है जिसे दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना पकड़े गए तबाही मचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह एक फ्लाइंग विंग है, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर एक पंख जैसा दिखता है जिसमें कोई अलग से पूंछ या फ्यूजलाज नहीं होता। यह डिजाइन इसे बेहतरीन स्टेल्थ कैपेबिलिटीज देता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ रेडार से बचना नहीं होता, इसका मतलब है दुश्मन के हर सेंसर को धोखा देना। PAKDA की बाहरी सतह पर खास तरह के राडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स रैम का इस्तेमाल किया जाएगा जो राडार की तरंगों को सोख लेते हैं या उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देते हैं। इसके फ्लाइंग विंग डिजाइन में कोई नुकीले कोने या खड़ी सतहें नहीं हैं, जिससे इसका राडार क्रॉस सेक्शन RCS यानी राडार पर दिखने वाला आकार एक छोटे पक्षी जितना हो सकता है। रशिया का मकसद एक ऐसा विमान बनाना है जो न सिर्फ राडार बल्कि दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर्स जो गर्मी पकड़ते हैं और साउंड डिटेक्टर्स से भी अपनी असली पहचान छिपा सके। इसने रफ्तार के ऊपर छिपने की कला को चुना है। यह सुपरसोनिक नहीं बल्कि सबसोनिक स्पीड पर उड़ेगा, लेकिन इतनी खामोशी से कि दुश्मन को इसके आने की भनक तक नहीं लगेगी। आखिर जरूरत क्यों पड़ी? हर देश की सेना को समय के साथ बदलना पड़ता है। रशिया की एयरफोर्स लंबे समय से अपने पुराने लेकिन पावरफुल बॉम्बर्स जैसे Tu-95 और Tu-160 पर निर्भर रही है। यह बॉम्बर्स सोवियत यूनियन के टाइम के हैं और भले ही इन्हें अपग्रेड किया गया हो, इनकी टेक्नोलॉजी 80s के दशक की है। Tu-160 दुनिया का सबसे तेज बॉम्बर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका विशाल आकार और बड़ा राडार सिग्नेचर है। आज के समय में जब पेट्रियट S-400 और आयरन डोम जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तो Tu-160 जैसे नॉन स्टेल्थ विमान का दुश्मन के इलाके में घुस पाना लगभग नामुमकिन है। आज की लड़ाई बदल चुकी है। अब कारपेट बॉम्बिंग का जमाना नहीं रहा जिसमें पूरे शहर पर बम गिराए जाते थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक्स का दौर है जिसमें दुश्मन के सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कमांड सेंटर्स, एयर बेसेस या मिसाइल साइट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह किया जाता है। अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल पिछले कुछ युद्धों में कैसे किया, रशिया ने इससे सीखा है। उन्हें समझ आ गया था कि आने वाले समय में जीत उसी की होगी जो पहला वार चुपके से और सटीकता से करेगा। इसी जरूरत ने PAKDA जैसे एक स्टेल्थी लॉन्ग रेंज बॉम्बर के प्रोजेक्ट को जन्म दिया। खतरनाक काबिलियत। अब बात करते हैं इसकी ताकत की, जो इसे एक सुपर वेपन बनाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि यह रशिया के मॉस्को से उड़कर बिना रिफ्यूल किए नॉर्थ अमेरिका के किसी भी शहर, ब्राजील के रियो तक या ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच सकता है। इसकी एंड्योरेंस यानी हवा में लगातार उड़ने की क्षमता 30 घंटे तक की हो सकती है। सोचिए, एक क्रू के साथ यह जहाज 30 घंटे तक दुश्मन के आसपास बादलों में छिपा रह सकता है और सही मौके का इंतजार कर सकता है। यह एक परसिस्टेंट थ्रेट यानी लगातार बना रहने वाला खतरा है। इसके इंजन्स इतने पावरफुल हैं कि वो -60 डिग्री से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इसका स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP के असर को भी झेल सकते हैं। और सबसे जरूरी, इसकी वेपन कैपेसिटी। यह अपने अंदर 30 टन यानी 30,000 kg वजन के हथियार ले जा सकता है। इसमें सिर्फ बम नहीं बल्कि रशिया की सबसे घातक मिसाइल्स होंगी। इसमें स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स जैसे KH-101 और KH-102 होंगी जो राडार से बचते हुए 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। और साथ ही होंगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे किंजाल, जो आवाज की गति से 10 गुना तेज उड़ती हैं और जिन्हें रोकना आज किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। यह विमान फ्यूचर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स ले जाने में भी सक्षम हो सकता है। डिजाइन और चुनौतियां। ऐसा फ्यूचरिस्टिक विमान बनाना बच्चों का खेल नहीं है। रशिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है स्टेल्थ को बरकरार रखना। शुरुआती कंप्यूटर मॉडल्स में इसके इंजन बाहर की तरफ दिख रहे थे, जो कि स्टेल्थ के लिए बहुत खराब है, क्योंकि इंजन से निकलने वाली गर्मी को इंफ्रारेड सेंसर्स आसानी से पकड़ लेते हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर में इंजन्स को पंख के अंदर बहुत गहराई में छिपाया गया है। रशिया को भी ऐसा ही कोई समाधान निकालना होगा। दूसरी चुनौती है एरोडायनामिक्स। फ्लाइंग विंग विमान उड़ने में बहुत अनस्टेबल होते हैं। इन्हें हवा में सीधा रखने के लिए बहुत ही एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर सिस्टम्स की जरूरत होती है,
जो लगातार विमान के कंट्रोल सर्फेसेस को एडजस्ट करते रहते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पानी की तरह पैसा बहता है। अमेरिका का B-2 प्रोग्राम इतिहास के सबसे महंगे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में से एक था। मौजूदा आर्थिक दबावों के बीच रशिया के लिए PAK-DA को समय पर और बजट में बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। Tu-160 जिंदा है, तो PAK-DA क्यों? यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। जब रशिया PAK-DA बना रहा है, तभी वो अपने पुराने सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160 को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। उसके नए वर्जन Tu-160M2 बनाए जा रहे हैं। तो फिर दो अलग अलग बॉम्बर्स पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? इसका जवाब रशिया की हाई लो मिक्स स्ट्रैटेजी में छिपा है। Tu-160 एक हाई एसेट है, यानी हाई स्पीड, हाई एल्टीट्यूड स्टैंड ऑफ वेपन कैरियर। वो दुश्मन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपनी सुपरसोनिक स्पीड के दम पर क्रूज मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ PAK-DA एक लो एसेट है, यानी लो ऑब्जर्वेबल डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइकर। उसकी ताकत स्पीड नहीं, बल्कि दुश्मन की आंखों से ओझल रहने की है। वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुसकर हाई वैल्यू टारगेट्स को नष्ट कर सकता है। मतलब रशिया के पास अब दो तरह के हथियार होंगे, एक तेज तरार स्प्रिंटर जो दूर से वार करता है, और एक खामोश निंजा जो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करता है। दोनों की जरूरत अलग अलग मिशंस में पड़ेगी। तो क्या PAK-DA सच में एक गेम चेंजर है, या सिर्फ एक महंगा प्रोजेक्ट जिसका अंजाम कुछ नहीं? अभी के लिए यह प्लेन कागजों पर और प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। इसकी असली काबिलियत तभी सामने आएगी जब यह 2024-25 के आसपास अपनी पहली उड़ान भरेगा और रशियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। लेकिन एक बात साफ है, रशिया ने दुनिया को यह संदेश यानी मैसेज दे दिया है कि वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की रेस में, खासकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में, अब और पीछे नहीं रहना चाहता। अमेरिका का B-21 रेडर और चाइना का H-20 बॉम्बर भी डेवलपमेंट में है। ऐसा लगता है कि आसमान में एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है और आने वाला दशक इन इनविजिबल जायंट्स यानी अदृश्य दानवों का होगा, जो आसमान से दुनिया की किस्मत लिखेंगे। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? अब सवाल उठता है कि रशिया में हो रही इस हलचल से हमें, भारत को, क्या समझना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। पहली बात, रशिया हमेशा से भारत का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, खासकर डिफेंस के मामले में। जब आपका एक पार्टनर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो यह आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट मिलिट्री डेवलपमेंट के नए दरवाजे खोल सकता है। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, यह ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलता है। जब आसमान में ऐसे नए खिलाड़ी आते हैं, तो हर देश को अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा सोचना पड़ता है। यह हमारे अपने डिफेंस प्रोग्राम्स, जैसे हमारे देश में बन रहे 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक इंस्पिरेशन और एक बेंचमार्क भी सेट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भविष्य की जंग का सच है और हमें अपने स्वदेशी कार्यक्रमों को और भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। ऐसे सुपर वेपन्स का आना पूरे रीजन के सिक्योरिटी इक्वेशन को बदल देता है। भले ही रशिया हमारा मित्र देश है, लेकिन हमें अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इतना मजबूत बनाना होगा कि हम भविष्य में किसी भी देश के ऐसे लो ऑब्जर्वेबल थ्रेट्स का पता लगा सकें और उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकें। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या PAK-DA रशिया को वापस एक मिलिट्री सुपर पावर बना देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।